नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अच्छा, पिछले एपिसोड में मैं ये बताने की कोशिश की गई थी कि कुछ राजनीतिक दल और ख़ास करके मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी कांग्रेस जो है भूल से या भ्रम से या गलती से कहते चले आ रहे हैं, जबकि उसको उचित रूप में और मुनासिब रूप में जीएनपीसी के रूप में ही समझा जाना चाहिए, संबोधित किया जाना चाहिए, संदर्भित किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता ताकत दल बराबर आप लोगों से ये कहता रहेगा, समझाता रहेगा कि इसको जीएनपीसी ही मानिए, जीएनपीसी के रूप में ही समझिए। तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल और जीएनपीसी का जो एक अवतार है केजरीवाल, ये लोग जो है, जो भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम है भारतीयता के माहौल को लाने की, उसको धीमा करने के लिए या उसके खिलाफ एक साजिश ही मान लीजिए कि तो उस मुद्दे को चुरा करके या अपना मुद्दा बना करके और इसको इस मुहिम को वो रोकने की एक साजिश है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने भारतीय भाई बहनों को के सामने ये बताने की कोशिश की थी कि सिर्फ भारतीयता के शब्द के उच्चारण मात्र से जो उनका चरित्र और उनका जो फितरत और जो उनका करतूत व्यवहार है, जो उनके कारनामे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपने आदरणीय भारतीय अवाम को यही तो देखना है कि सिर्फ भारतीयता अल्फाज के उच्चारण मात्र से उनकी जो असली फितरत है, जो उनके कारनामे हैं, इस भारतीय समाज के भारत के खिलाफ और ख़ास करके अपने आम और गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों के खिलाफ उनकी जो करतूतें हैं, जो कारनामे हैं और जो उनकी फितरत डीएनए है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसी असलियत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। उदाहरण के लिए ये केजरीवाल ने 45 करोड़ शायद कोई निधि फंड जो है इस विज्ञापन के लिए जो है वो आवंटित किया है
एलोकेट किया है कि वो घर घर झंडा लेकर के भारतीयता की बात कहने जाएगा या इसके लोग जाएंगे, तो दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और समूचे देश के भी आदरणीय भारतीय भाई बहन वो गौर से देखें कि ये केजरीवाल कौन है। केजरीवाल जरा इस बात को इस तथ्य को जहन में लाएं कि केजरीवाल तो वही शख्स है ना जो कि जेएनयू के प्रांगण से हमारे भारत के खिलाफ जब वो गद्दार कन्हैया कुमार ने इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जरा कल्पना करिए कि कितना खतरनाक नारा, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, मन सरेआम उसके साथ खड़ा था ये केजरीवाल, उसका समर्थन किया था। तो हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जरा समझ जाए कि ये माने कितना घोर गद्दार है इस देश का। और जब ये मामला अदालती प्रक्रिया में ये मोदी महोदय ने, अब मोदी महोदय के विषय में तो जब बताने की बात है कि राष्ट्रवाद का मुखौटा लेकर के इतनी खतरनाक वो घटना को और इतने खतरनाक वो कन्हैया कुमार को वो अदालत को सौंपते हैं। अदालत तो सिर्फ जो है वो दो रेखाओं के बीच में कानून को देखती है। उसको कहाँ इतनी संवेदना की जो है ये ऐसे कारनामे जो है भारत की संप्रभुता उसकी सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी के खिलाफ ये सीधा हमला है। इसकी संवेदना कहाँ आ सकती है न्यायपालिका में। तो वही हुआ, उसको जमानत मिल गई और जैसा कि बताया गया था कि जमानत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने वो इसका एक देशभक्ति का गाना लिख करके उसको जमानत दी। तो वो नौटंकी जो है दिल्ली हाई कोर्ट की वो देश के सामने है। तो इसलिए और ऐसे मामले जो है न्यायालय या न्यायपालिका को देना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल देशभक्ति का मामला है और देश की जो है वो माने सर्वसत्ता और सार्वभौमिकता पर सीधा चोट करने का मामला है। सीधा ऐसे तत्वों को हमेशा जो है वो सेना को समझना चाहिए, क्योंकि सीमा पर भी ऐसे ही होता है। सीमा पर भी जो दुश्मन की सेना कुछ ऐसे हरकत करती है तो हमारी भारतीय सेना उसी भाव में लेती है कि यह हमारे देश की जो सर्वसत्ता है और सर्वसत्ता है, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी, उस पर हमला है दुश्मन की सेना का। इसलिए हमारी भारतीय सेना उस दुश्मन की सेना का वही सीमा पर ही जो है उसका निपटारा कर देती है। तो उसी प्रकार इस कन्हैया कुमार जो गद्दार था, जो इतना खतरनाक नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको सीधा ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा था, देशभक्ति के जज्बों का तकाजा था। इसको तुरंत जो है सीधे सेना के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन ये राष्ट्रवादी का मुखौटा पहने हुए मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। यही तो गद्दारी मानी जाएगी मोदी जी की भारत के खिलाफ। तो खैर, तो उस घोर गद्दार के साथ, उस घोर गद्दार का समर्थन किया था ये केजरीवाल। और जब अदालती प्रक्रिया के अनुसार जो है उसकी चार्जशीट बनी 36 महीने में, तो उस फाइल को लेकर के 9 महीने बैठ गया ये। फिर ये गद्दार केजरीवाल, बताया गया था उसी के नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भारत के खिलाफ कह रहे हैं कि कश्मीर में
जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ये मांग, ये रट जो है वो अपने दुश्मन पाकिस्तान की है। और ऐसा ही बयान जो है इस देश का जो घोर शत्रु और गद्दार जो जवाहरलाल नेहरू था, वो देके गया था। और उसकी गद्दारियों के विषय में तो बताया भी गया है और आगे भी बताया जाएगा कि वो तो इस भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार था। तो उसने ऐसा बयान दिया था। और ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इसी केजरीवाल पार्टी के और केजरीवाल के समर्थन से इन्होंने बयान दिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। यह मांग किसकी है? अपने दुश्मन पाकिस्तान की। और ये उस घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मंसूबों और वक्तव्य से और भी आगे निकल गए। इन्होंने ये कहा कि यदि जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। इतने बड़े गद्दार। बाद में तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण शायद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन उसमें थे। और उसमें जो है इस गद्दार केजरीवाल का समर्थन भी था। तो अपनी आदरणीय भारतीय अवाम जरा गौर से देखे कि इतना खतरनाक और मैंने देश का गद्दार, देशद्रोही जो है, यदि ये भारतीयता के शब्द का उच्चारण करेगा या इसके लोग करेंगे तो भारतीयता शब्द भी अपने आप में शर्मसार हो जाएगी। और सीए पर किस तरह से इसने हिंसा करवाई थी अपने ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के द्वारा, देश ने देखा होगा। ताहिर हुसैन के द्वारा की गई जो है वो निशंस हत्या, 350 से चाकुओं वाला, सब इसी के आदमी थे, केजरीवाल के। तो वो हिंसा और वो तोड़फोड़ करवाने वाला ये गद्दार केजरीवाल। और किसान आंदोलन के नाम पर जो देश विरोधी गतिविधि चल रही थी उसमें भी इसका हाथ था। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि ये खालिस्तानियों के समर्थन में, जो खालिस्तानियों का जो नेटवर्क है उसके समर्थन में ये साजिशें कर रहा है। तो देश के लोग समझे कि इतनी खतरनाक और देशद्रोही और देश के गद्दार जो है मात्र भारतीयता के अल्फाज के उच्चारण मात्र से जो है उनकी जो यानी देश विरोधी देश के खिलाफ गद्दारी की जो फितरत है, जो डीएनए है, जो उनकी करतूत, जो कारनामे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो समझाने के लिए, समझाने का इशारे के लिए ये वो केजरीवाल के विषय में है। जेएनपीसी को ले लीजिए। जेएनपीसी का घोर देश विरोधी चरित्र, वो ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू की करतूत का कुछ नमूना पिछले एपिसोड में बताया गया था। और उसी प्रकार जो है वो ये घोर गद्दार थी वो इंदिरा गांधी, उसके भी कारनामे हैं। उसी प्रकार ये गद्दार था राजीव गांधी, उसके भी कारनामे हैं। और अभी जो जनता के सामने जो ये राहुल का चरित्र देख लीजिए, जो है दुश्मन चीन से पैसे लेकर के चीन के एजेंडे को, यानी भारत को अंदर से कमजोर करना है, ये वो काम कर रहा है गद्दार राहुल। और जिसको कि ये कम्युनिस्ट वाले बराबर चीन के फंडिंग पर, चीन के इशारे पर, चीन के एजेंडे को ये कम्युनिस्ट वाले भारत के अंदर वो चला रहे हैं, भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश। तो उसी काम को ये राहुल भी कर रहा है, चूंकि इसने
वुहान में 2008 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इसने समझौता किया था और पैसे लिए थे, रिश्वत लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। इतना बड़ा गद्दार। डोकलाम के मुद्दे पर जब अपने देश भारत और चीन, दुश्मन चीन के बीच में तनातनी स्थिति थी 2 साल पहले, तो दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे मिलता है। ये गद्दारी, इस गद्दारी को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख लें। अब इसको बीजेपी वाले गद्दार न माने, मीडिया से न मनवाएं, ये गद्दारी के रूप में बेनकाब न हो, ये साजिश बीजेपी की है अलग से। लेकिन हमारे देश के लोग दोनों बात देखें कि ये कितना खतरनाक गद्दार है, और इस गद्दार के पापों को ढकने के लिए देश के सामने ये गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, ये साजिश करने वाले बीजेपी के लोग, तो बीजेपी भी उतनी ही गद्दार है। तो ये जो है डोकलाम के मुद्दे पर जो है, यानी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपी मिलता है। पहले तो इनकार करता है, झूठ बोलता है कि ये नहीं मिला, फिर बाद में जब काफ़ी घेरा घेरी हुई तो कबूला कि मिला। इतना बड़ा गद्दार राहुल जो है। और फिर जब हमारी सेना यानी दुश्मन के माने बॉर्डर पर, सीमा पर दुश्मन के क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो अपनी ही सेना के खिलाफ जो है उसका मनोबल तोड़ने के लिए, उसके शौर्य और हौसला और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए ये सबूत का नाटक करता है। फिर हमारी जो वायु सेना जो है पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट स्ट्राइक करती है, तो फिर हमारी वायु सेना या भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, हौसले और मनोबल को यानी नीचा दिखाने के लिए ये फिर सबूत मांगता है। अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए दूध भेजता है ये गद्दार राहुल। किसको? नवजोत सिद्धू को। तो ये तो छोटे छोटे उदाहरण है, ये घोर गद्दार है राहुल। और हर वक्त झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। अब उसके मुंह से यदि भारतीयता का आए, और वो उसके मुंह से तो आ ही रहा है कि हम देश को जोड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाली है। और उसको ये चैनल वाले इतने बेशर्म हैं, इतने देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, कि उस गद्दार राहुल की बातों को दिखाते रहते हैं कि भाई कि राहुल ये कह रहा है कि हम तो भारत को जोड़ने वाले हैं और बीजेपी जो है तोड़ने वाली है। यानी यहां तक इन सबों की मानसिकता गिरी हुई है। यानी राहुल को गद्दार मानने के लिए ये चैनल वाले तैयार नहीं हैं, और बीजेपी भी तैयार नहीं है। तो उस राहुल के मुंह से भी भारतीयता का बात आएगी। और ये कम्युनिस्ट वालों को तो मैंने उनकी साजिश ही है, साजिश भी है, इनका इतिहास भी है कि चीन के फंडिंग पर, चीन के इशारे पर, चीन के एजेंडे को, क्या एजेंडा? भारत को कमजोर करना अंदर से। और किस साजिश के, उनके साजिश का वो नेटवर्क क्या है, क्या उसका मैकेनिज्म है, इसको एक अलग से, या जब भी भारतीय अवाम ताकत दल वो अपनी भारतीय अवाम के बीच में आएगा तभी बताएगा, या यदि जरूरी हुआ तो एक अलग से वीडियो में कि किस मैकेनिज्म के द्वारा जो है, किस विधियों से और किन तरीकों से भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश में हमेशा लगा हुआ है ये वाम दल। तो उसके मुंह से भी भारतीयता की बात शायद देखने में आया कि उसका एक कोई प्रवक्ता है विवेक श्रीवास्तव, अब उसके मुंह से जो है वो भारतीयता का शब्द, तो भारतीयता
अल्फाज को ही जो है वो शर्म आनी चाहिए ऐसे गद्दारों के मुंह से। और बाकी तो जो छुटभैये हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, समझ जाइए कि दिन रात जो है इस समाज को विखंडित, यानी भारतीय समाज को विखंडित करने वाले, उनके मुंह से भी कभी कभी भारतीयता का शब्द आएगा। ये हमारे आदरणीय, सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से वो समझने की जरूरत है। और इनको देखिए जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं बीजेपी के लोग, ये हर चीज को, हर मार्मिक महत्वपूर्ण चीज को एक पंथ है हिंदू सनातन, उससे चिपकाने की इनकी आदत है। ये इनसे पूछ लीजिए, कोई पूछे कि ये मैंने इनके आदमियों से कि आपको क्या प्यारी है, आप किसे से ज्यादा महत्व देते हैं, कि भारतीयता को या हिंदुत्व को, या उनसे यह पूछा जाए कि आपको हिंदू होने पर गर्व है या भारतीय होने पर गर्व है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दुविधा में यानी पड़े हुए दिखेंगे ये लोग। और फिर उसको कुछ घालमेल जैसा वो जवाब देंगे। वो घालमेल क्या, घालमेल इस तरह का बोलेंगे, वाह साहब क्या बात करते हैं, अरे जो हिंदुत्व सनातन है वही भारतीयता है। इस तरह का घालमेल जो है वो लपटने की कोशिश करेंगे। भारतीय अवाम ताकत दल, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह बताना चाहता है कि भारतीयता का किसी भी पंथ से कोई लेना देना नहीं है। भारतीयता का हिंदू सनातन से भी कुछ लेना देना नहीं है, इस्लाम पंथ से भी कुछ लेना देना नहीं है, ईसाई पंथ से भी कुछ लेना देना नहीं है, सिख पंथ से भी कुछ लेना देना नहीं है। यह इन विचारधाराओं से उससे भी ऊंचा है। और भारतीयता सभी पंथों की इज्जत करता है और यह भी कहता है कि जो पंथ हैं ये अलग अलग विश्वास हैं और वो व्यक्तिगत रूप में सम्मान किया जाना चाहिए और उसको व्यक्तिगत रूप से उसके निर्वहन की आवश्यकता है। घरों के अंदर जो भी आपकी पद्धति है उसको निभाइए, लेकिन घर के बाहर जो आपका जो हमारा सामूहिक जो जीवन है, जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है, वो भारतीय जीवन है, उसमें किसी पंथ की भूमिका हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। ये विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों और उनकी मानसिकता को समझाने के लिए है कि उनकी समझ में नहीं आता है कि हर चीज़ को जो है वो हिंदुत्व से और हिंदू सनातन से जोड़ने की उनकी एक आदत बनी हुई है। और ऐसा हम ऐसा नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से यही बुरी आदत इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरपंथी वो भी बोलते हैं हर बात को कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे जो है इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे। किसको? राष्ट्रीय जीवन की गतिविधियों के विषय में। तो वहाँ भी कट्टरवादी और बेवकूफ़ किस्म के पड़े हुए हैं। और वही बेवकूफियत जो है या मूर्खता यहाँ भी है भारतीय जनता पार्टी में भी। तो थोड़ी इनकी संख्या ज़्यादा है कि जो है हर चीज़ भारतीयता हो, देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, उसको जो है हिंदू सनातन से चिपकाने की कोशिश करते हैं। और देश, और कम से कम वो देश के लोग कि जिन्होंने जो है कुर्बानी दी थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद,
अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि लोगों ने, उन्होंने रंच मात्र भी पंथ का नाम नहीं लिया था। सिर्फ देश भारत का जज्बा था उनमें। और सामने देखना है तो हमारी जो भारतीय सेना है, जो हमेशा प्राण देने के लिए हमेशा जो हर वक्त जो है वो तत्पर होती है, वहां भी सिर्फ देश भारत, कोई पंथ नहीं आता। और पंथ का वजूद और उसकी उपयोगिता इसी में है कि वो इसी जज्बे को मजबूत करने में अपना योगदान करे। ये है, चाहे वो हिंदू सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, कि भारत के प्रति भक्ति का, अपने अवाम के प्रति भक्ति के जज्बे को मजबूत करने में विभिन्न पंथ अपना योगदान करें। ये उसकी सार्थकता है। लेकिन इन महत्वपूर्ण और मार्मिक अवधारणाओं और जज्बों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। यही बात जो है विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीखनी चाहिए और देश के लोगों को भी देखना चाहिए कि ये हर बात को जो है वो जो है हर मार्मिक चीज़ को, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भारतीयता को जो हिंदू सनातन से जो इनको चिपकाने की जो आदत है, गंदी आदत है, जो है उससे ये परहेज करें। तो वही बात है कि भारतीयता की बात जब इनके मुंह से आती है तो इनकी उस फितरत को दिखाता है कि भारतीयता और राष्ट्रभक्ति, भारतीयता या राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति के मार्मिक जैसे अवधारणाओं को ये पंथ विशेष से ये जोड़ने की एक मूर्खता वो करने से ये बाज नहीं आते हैं। पिछले कुछ एपिसोडों में, कथानकों में यह बताने की कोशिश की गई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस जीएनपीसी को किस तरह से बचाते हैं, उसके पापों को धुल रहे हैं और देश के सामने ये गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, इसकी साजिश भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है। देखिए, ये चीज़ जो बताई जा रही है ये खास करके हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की ओर इसलिए आकर्षित हुआ राष्ट्रवाद के नाम पर कि ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। इसलिए उन सबों ने जो है इसलिए उन भारतीय भाई बहनों ने इसका समर्थन किया। और आज भी यूट्यूब पर देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, तब भी उनके दिमाग में है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी एक जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है। तो तमाम मैंने वो अपने भारतीय भाई बहन भी, आदरणीय भारतीय भाई बहन भी और इसके तमाम कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता वो भी इसी भ्रमजाल में है कि यह एक राष्ट्रवादी पार्टी है। तो ये सबको समझने की जरूरत है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े पदाधिकारी और निचला जो है वो नेतृत्व, सबको समझने की आवश्यकता है कि इनका जो राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, वह देश को छलने वाला है, देश के साथ कपटपूर्ण है, धोखेबाजी का है। क्यों कि यह जो देश की जो सबसे खतरनाक, देश की दुश्मन और देश को लूटने वाली और देश को बांटने वाली और
सारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना करके लूट के लिए वो इस्तेमाल करने वाली ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की ये हिफाजत करती है ये भारतीय जनता पार्टी और उनके श्री मोदी जी। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के सभी वो कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी के वो जमीन से जुड़े नेतृत्व और पदाधिकारी ये जरूर गौर से सुने कि जिनके और वास्तव में जरूरी भी है कि उनके लिए निश्चित रूप से देश जो है वो सर्वोच्च होता है और इसी भावना से लोग आए होंगे। लेकिन वो भी समझ लें कि यदि वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके वो देश के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी करने के जाल में वो फंसे हुए हैं। जो पार्टी इस देश के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, यदि वो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से यदि ये तर्क आता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसने विदेश नीति चलाई, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, भाई इतना तो चूंकि ये तुलना किससे करते हैं, इस दो देशद्रोही जीएनपीसी से। तो एक सामान्य किस्म का भी कोई शासक प्रशासक होता तब भी इस पाकिस्तान को अलग थलग करता ही। और झूठ मूठ का जो इनका जो एनआरआई वगैरह सब विदेशों में बसे हुए हैं, उसको ये बोलते हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सीमाओं पर जो है हमारी जो सेना है, सेना के शौर्य और पराक्रम को भारत के ही लोग नहीं, दुनिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं। बस उसके हाथ खोल दीजिए, उसको फ्री हैंड दे दीजिए और जो है उपकरण दे दीजिए, वो विश्व में किसी भी सेना को बहुत अच्छे तरीके से उसको परास्त कर सकती है, उसको नष्ट में नाबूद कर सकती है। लेकिन जो उनकी करतूत है बीजेपी वालों की इस देश के अंदर, श्री मोदी जी की जो करतूत है देश के अंदर, उसको देखने की जरूरत है। और देश के अंदर ये क्या कर रहे हैं, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल के कामों को दिखा करके। नितिन गडकरी जो है वाकई में एक काबिल किस्म के मंत्री हैं और भारतमाला वो प्रोग्राम के तहत तमाम हाईवेज, तमाम एक्सप्रेसवे ये बनवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पीयूष गोयल भी जो है जो रेल मंत्री हैं, उनके भी काम बहुत अच्छे हैं। ये उन्हीं के कामों को दिखा करके ये श्री मोदी जी और बीजेपी वाले सारे ये पाप को, कौन पाप, जीएनपीसी के पापों को ढकने वाला पाप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो है राष्ट्रद्रोह है, सबसे बड़ी देश के साथ गद्दारी है। ये बात हर एक भारतीय भाई बहन को समझना, भारतीय भाई बहन को भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े नेतृत्व और पदाधिकारियों को भी समझने की जरूरत है कि यदि उनको राष्ट्र, देश प्यारा है, देशभक्ति प्यारी है और देश की सर्वोच्चता है, तो निश्चित रूप से एक कपटपूर्ण, छलपूर्ण और धोखेबाज जो राष्ट्रवाद जो लिए हुए है ये भारतीय जनता पार्टी, उसके जाल में ये फंसे हुए हैं। देश को यदि बचाना है तो उस जाल को तोड़ना होगा और उस जज्बे को हर वक्त जो है हर एक भारतीय भाई बहन को भी और सभी और इससे संबंधित सभी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो कार्यकर्ता हो, जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व और उसके पदाधिकारी हो, कि
देश पर कुर्बानी देने वाले, देश पर अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले जो है हमारे जो अमर शहीद थे, वो सिर्फ देश की सर्वोच्चता को हमेशा जो है ध्यान में रखते थे। और इसीलिए तो ये जो देश की सबसे बड़ी गद्दार जेएनपीसी है, उनको महत्वहीन करने के लिए जो इतिहास जो लिखवाया, उनको उनको किन शब्दों से संबोधित करवाया उस इतिहास में। इस जेएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों से जो इतिहास लिखवाया, यानी स्वतंत्रता की जंग का, स्वतंत्रता की लड़ाई का, आज़ादी की जंग का, उसमें इन अमर शहीदों को आतंकवादी क्रांतिकारी, आतंकवादी शब्द वो लिखवाया है। भगत सिंह को तो आतंकवादी लिखवाया है और इसी तरह से किया है। और वही चीज जो है उनको महत्वहीन करने के लिए इनकी भी साजिश जो है, बीजेपी की साजिश अभी भी बदस्तूर है। सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को दबा के बैठे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम तो भुनाते हैं। अभी आगे यदि वक्त मिलेगा तो इसी में बताया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का नाम तो भुनाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को इसीलिए आगे नहीं आने देते। ये साजिश जेएनपीसी की है कि ये वो गद्दार नेहरू, गद्दार इंदिरा इत्यादि की गद्दारी की कलई खुल जाएगी। इसीलिए जो है सुभाष चंद्र बोस को असल नाम भुनाएंगे, लेकिन उनको आगे नहीं लाएंगे। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि ये बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा तो पानी है, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ कितना इसका छल है, कपट है, धोखेबाजी है और छद्म है और पाखंड है। ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उसके जो जमीन से जुड़े हुए पदाधिकारी और नेतृत्व, इसलिए कि इसी छल छद्म के जाल में वो बेचारे जो है उसमें फंसे हुए हैं। अरे इसी प्रकार तो झूठ बोल करके ये इतना बड़ा गद्दार नेहरू, उसको लोग वोट करते रहे। इतनी बड़ी गद्दार इंदिरा, उसको लोग वोट करते रहे। तो हमारा देश में इसकी व्यथा बड़ी लंबी है कि भ्रम में फंस करके कितने लोग जो है वो शिकार हुए। इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल हमारे उन आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के छल छद्म और कपटपूर्ण और दुख देने वाली, पाखंडी और छल करने वाली राष्ट्रवाद के जाल से ये सभी लोग बाहर आए और उसको बेनकाब करें। अब इसकी जरूरत है। ये अब देखिए ना, ये मोदी महोदय सिर्फ चुनाव के वक्त में ये बोले कि वो चुनाव के वक्त में कब 2014 के संसदीय चुनाव के वक्त में श्री मोदी जी ने ये घूम कर कहा था, और विशेषकर भोपाल में कहा था कि यह कांग्रेस ने इतना धन लूटा है कि भोपाल में यदि 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए, वो 0 जो है दिल्ली पहुंच जाएगा। बात सही भी है। आज के आंकड़ों के अनुसार जो खबरें मिल रही हैं, कम से कम 7 से लेकर 8 से लाख करोड़ यह देश के लोग जान लें, इतनी की लूट है। 700 to 800 लाख करोड़ की लूट है। और शायद इसी का इशारा, जब इनको चुनाव जीतना था जब उनको चुनाव जीतना था 2014 के संसदीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तब इन्होंने कहा था। और एक पाखंड के लिए, एक दिखावा करने के लिए, जिस वक्त इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला तो सुप्रीम कोर्ट के
जो मैंने जो काला धन लाने के लिए जो एसआईटी का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने उसी दिन उसको लागू कर दिया जिस दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का पदभार संभाला या पद ग्रहण किया। उसी दिन उसको लागू करके एक पाखंड तो दिखा दिया कि भाई देखिए हम कितने काला धन लाने के प्रति सजग हैं, ईमानदार हैं। असली गद्दारी उसके बाद हुई। अब उस एसआईटी ने काला धन के विषय में क्या किया, पूरा देश को अंधकार में रखा, पता ही नहीं चला। तो इस जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए जो है काले धन, और आज भी जो रिपोर्ट है, जो खबरें हैं कि इस सोनिया गांधी के नाम से 80 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ का काला धन इसके नाम से है। ये गद्दार राहुल के भी नाम से 30-35 लाख करोड़ है इसके नाम से। तो बताइए, देश में कई ऐसे गरीब जो है वो खाने बगैर मर रहे हैं, कोरोना में मर रहे हैं, और ये सब लूट करके जो है इतना काला धन वो रखे हुए हैं, जिसका इसका वादा किए हुए थे 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान। जब सत्ता मिल गई तो पूरा वो मैंने पूरे केस पर ये सुट हो गए, जवानी बंद हो गई, सारे बीजेपी वालों की जवाब बंद हो गई, और देश को धोखा दे रहे हैं कि जो नेशनल हेराल्ड वाला केस, अरे भाई नेशनल हेराल्ड वाला केस जो है वह बीजेपी की जो सरकार है या मोदी सरकार ने नहीं किया है, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, ये उनके द्वारा किया हुआ केस है। नेशनल हेराल्ड के केस में इन गद्दारों माने गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी के द्वारा जो है 5,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी। तो उसी को दिखा करके ये बीजेपी वाले अपने पाप को, कौन सा पाप, कि इसे जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन की रक्षा करना और जीएनपीसी की रक्षा करने का पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो नेशनल हेराल्ड के केस को बार बार वो दिखा करके। तो इतने बड़े गद्दार हैं सब ये बीजेपी वाले। तो और ये भी बात करेंगे भारतीयता की, तो देश ये देखे। अब इसी बीच में कुछ सुखद बातें जो सुनने का आ रही हैं, और भारतीय आवाम ताकत दल या मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में साझा करूँ। ये खबर यह आई कि भारतीय आवाम ताकत दल के इस वीडियो को देख करके शायद सीतापुर में कुछ लोग 10-12 लोग जो अभी तो कोई माने उतना बड़े पैमाने पर इसका यूट्यूब का प्रचार नहीं है, और हालांकि इसका निवेदन बराबर ये कर रहा है कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इसको जन तक पहुंचाएं, इसलिए कि ये काम सिर्फ जो है भारतीय आवाम ताकत दल का ही नहीं है, ये सबका कर्तव्य है कि इस पूरे देश में भारतीयता का माहौल आए, भारतीयता आधारित भाईचारा का माहौल आए, भारतीयता आधारित वो सद्भाव का माहौल आए। ये कोशिश इसकी है, लेकिन इसको कामयाब बनाने का जो मुख्य उत्तरदायित्व है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का है। तो फिर इसको देख करके शायद सीतापुर जिले में जितने लोग 10-12 लोग कह रहे थे कि भाई हमको ऐसा ही वातावरण की जरूरत है कि जो कि सबके भले के विषय में ईमानदारी से सोचता है, वाकई में। और एक बात जो है मैंने स्पष्टता से भारतीय आवाम ताकत दल या मैं कह देता हूं कि इस जो ये राजनीति है, इसमें यानी सारी समस्याओं की जड़ इस बात में है कि लोग अमूमन, एक आध अफवाह छोड़ दीजिए, लोग अमूमन मुंह से कहते कुछ है, मन में कुछ और बैठा रहता है और करते उसके विपरीत हैं। 3 बातें हो गई। मुंह से
कुछ कहना अच्छे अच्छे शब्दों में, बिल्कुल जो है हाई साउंडिंग, हाई रिसाउंडिंग अल्फाजों में मंचों से, और जो वो और चीखते हुए लाउड स्पीकरों से ऊंचे और क्राउड पुलिंग, जनता को खींचने वाली भाषण, और मन में कुछ और जब कुछ करना हुआ तो और विपरीत। ये तीन बातें, इन विधाओं के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो है इस देश के संतों ने सिखाया था कि इसका इलाज है कि मनसा वाचा कर्मणा, कि जो आपके मन में हो वही आपकी वाणी में होना चाहिए, और वही आपके कर्तव्य में भी होना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक तारतम्य होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन, सिंक होना चाहिए। इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, और भारतीय अवाम ताकत दल इस पर बिल्कुल अकाट्य रूप से बिल्कुल आस्पष्ट भी है और इसका विश्वास भी है। लेकिन कितने लोगों ने हमसे कहा कि आपके इस तरह की कोशिश जो है बिल्कुल चल नहीं पाएगी, आपको भी छली कपटी आपको बनना पड़ेगा, आपको भी पाखंड आपको करना पड़ेगा, आपको भी भ्रष्ट तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। मन में कुछ रखिए और कुछ और बोलिए, और जब करने का वक्त आया तो कुछ और करिए। जब तक आप ये करेंगे नहीं, इस राजनीति में सरवाइव आप कर नहीं सकते, जिंदा रह नहीं सकते, कामयाब होना तो बहुत दूर की कौड़ी। ये कई लोगों ने कहा, हमने उनको सरलता से यही जवाब दिया कि आज जो राजनीति की जो दुर्दशा है वो सिर्फ इसी कारण है कि क्षेत्र में ऐसे लोगों का बिल्कुल की शून्यता है कि जिनके मनसा वाचा कर्मणा में समानता हो, मनसा वाचा कर्मणा में एक सामंजस्य हो, वो एकता हो, या सिंक्रोनाइजेशन या सिंक हो। समस्या इसी से है कि मन में कुछ और बैठा रहता है, मुंह से कुछ और चिल्लाते हैं, और जब चिल्लाते हैं तो बहुत हाई रिसाउंडिंग, बहुत ऊंचे ऊंचे अल्फाजों में, क्राउड पुलिंग, भीड़ को इकट्ठा करने वाली, चीखते हुए लाउड स्पीकरों से, तालियां बजवाने वाले, ऐसे बोलते हैं। जब कर्तव्य की बात आती है तो ठीक उसके उल्टे करते हैं। तो ऐसे लोगों का ही इस क्षेत्र में वर्चस्व है, डोमिनेंस है, बोलबाला है। इसीलिए इस क्षेत्र की दुर्दशा है, और वही लोग जो है शासन प्रशासन में पहुंच रहे हैं, और वही जो है हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो पूरे देश की दुर्दशा इसी से है। इसको मैंने सरलता से बताया, और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल या मैं स्वयं, मैंने कहा कि हम तो इसी रेखा पर, इसी लाइन पर, इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मन में है वही बोलेंगे, और वक्त आएगा तो उसी के अनुसार इस मुल्क की और इस आवाम की खिदमत करने की कोशिश भी करेंगे। इतनी सी बात है। अब रही बात है कि हम इसमें सरवाइव कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, हम जिंदा मैंने हम इसमें जिंदा रह पाएँ कि नहीं रह पाएँ, या कामयाब हो पाएँ कि नहीं कामयाब हो पाएँ, ये सब कुछ जो है अपने आदरणीय भारतीय अवाम पर निर्भर करता है। इसको कामयाब बनाना और हमारे इस मुहिम का, इस प्रयास का जिंदा रहना, सब कुछ जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों पर वो निर्भर करता है। और हमको पूरा यकीन है कि एक न एक दिन
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इस बात को समझेगी कि आखिर भारतीय आवाम ताकत दल अर्थात मैं जो है वो किस लिए वो प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में एक शुचिता है, सोचने की भी, वाणी की भी और कर्तव्य की, उसकी शुचिता है। इसी में ये लगा हुआ है। और भारतीयता जो है ये उसी का दूसरा पहलू है। तो ये बात थोड़ा सा वो साझा करना चाह रहे थे, और इसको अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि हमारी इस भावना को, हमारे इस उद्गार को उसी रूप में, उसी पृष्ठभूमि में समझने की आप लोग समझें और समझने की आवश्यकता है। यही एक नम्र निवेदन है। तो बताया गया कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद यही है कि देश की जो सबसे खतरनाक, देश की जब सबसे घोर दुश्मन और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार कलंक जो है, ये जीएनपीसी के पापों को ढकना, उसकी रक्षा करना। तो शायद हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों को कुछ को विश्वास न हो, तो यकीन दिलाने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने ये बताया जा रहा है। इन्होंने काफ़ी यूट्यूबर छोड़ रखा है यूट्यूब पर। अब उनके नाम अभी वो बताया जाएगा, वक्त आएगा वो ज्ञान वो भी बोल देंगे। तमाम उनकी संख्या शायद 8-10 है। तो वो उसके पक्ष में हमेशा वो माहौल, वो माने बीजेपी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा वो यूट्यूब वाले जो है माहौल बनाते रहते हैं। और उनकी रणनीति क्या रहती है? उनकी रणनीति यह रहती है कि जो है वो राहुल झूठ बोलता है, बस यहीं तक। राहुल पप्पू है, बस यहीं तक। या कुछ सोनिया के विषय में, कुछ प्रियंका के विषय में, बाकी जो है, और मेन ये परिवारवाद की पार्टी, बस यहीं तक। और फिर कुछ पत्रकारों के विषय में, जैसे रवीश कुमार के विषय में कह दिया और शेखर गुप्ता के विषय में कह दिया, इसी टाइप से। या टिकैत के विषय में ये वर्णन कर दिया, अमरिंदर सिंह के विषय में वर्णन कर दिया। वो सब कुछ वो करेंगे वर्णन, किसान आंदोलन के विषय में, इधर का उधर का। लेकिन जो मुख्य वर्णन करना चाहिए कि ये जो इस सब के पीछे जो ये खतरनाक जो है जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी है, इसकी क्या वो हरकत देश विरोधी है, देश के खिलाफ कितनी गंभीर वाली बात है। इस पर इस चीज को इधर नहीं आएंगे और इसके इर्द गिर्द मैंने जो तमाम बातों को घुमाते रहेंगे इनके यूट्यूबर्स जो है यूट्यूब पर। ये इनकी यानी जो मैंने ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये उसी तरह से, इसको समझने के लिए ये उसी तरह से है कि जो अहमद पटेल था ना, वो जो मर गया, अभी लोग बताते हैं कि वही जो है सोनिया गांधी या राहुल गांधी के जो काला धन को काफ़ी रक्षा करता था और इधर से उधर से इधर रात भर वहीं पर बैठ करके जो 10 जनपद में बैठ करके ही जो है करता था। तो लोग बताते थे कि वो बहुत बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट करता था, बहुत बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट करता था। तो वो क्या कहता था मीडिया वालों से, आप लोग जो है कांग्रेस के खिलाफ लिखिए, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ भी लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन नेहरू परिवार को, गांधी परिवार को टच मत करिए। कांग्रेस के खिलाफ लिखेंगे, कांग्रेस की करतूतों के खिलाफ लिखेंगे और उसकी नीतियों के खिलाफ लिखेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई विश्वसनीयता
जो है कम से कम इस नेहरू परिवार को इस तरह से बचाने की कोशिश करिए कि इसके खिलाफ लिखिए ही मत। तो उसी प्रकार ये जो बीजेपी के जो यानी यूट्यूबर्स हैं या मीडिया वाले इस क्षेत्र में जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो टिकैत के विषय में बहुत कहेंगे और तमाम जितने भी आंदोलनकारियों के विषय में बहुत कहेंगे, पत्रकारों के विषय में बहुत कहेंगे। राहुल झूठ बोलता है, प्रियंका झूठ बोलती है, सोनिया झूठ बोलती है, बस यहाँ तक कह देंगे और इसका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा माहौल बनाएंगे। लेकिन राहुल गद्दार है, इस देश के लिए खतरनाक है, सोनिया गद्दार खतरनाक है, प्रियंका गद्दार खतरनाक, इसको ये ढक के रखेंगे, जो कि असली चीज है मुल्क के लिए। ये इनकी रणनीति है। तो इसका उदाहरण, हालांकि ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन इसको विस्तार से हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो भारतीय आवाम ताकत दल का एक पदाधिकारी जो है उसी यानी जो बीजेपी का जो यानी यूट्यूबर था, उस पर एक टिप्पणी डाल रहा था क्या कि आप इतना माहौल अब बना रहे हैं, लेकिन ये बताने का कष्ट करें कि उसने कुछ चुभता सवाल पूछा था उस पर कि जिस जीएनपीसी का वो गद्दार नेहरू जो है बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? जनसंघ। कौन जनसंघ? जो बीजेपी की जननी है, माता है। बीजेपी की माता कौन है? जननी कौन है? जनसंघ। जनसंघ का संस्थापक कौन है? ये कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बीजेपी की माता के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो मरवाया जम्मू कश्मीर की जेल में, और ये गद्दार इंदिरा गांधी ने उसी जनसंघ के कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया। तो वही यानी उसी बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी, एक तो उसी इंदिरा गांधी को जिस इंदिरा गांधी ने उन्हीं इसी बीजेपी या जनसंघ के कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवा के फेंकवाया था, उसी को अटल बिहारी वाजपेयी उसको दुर्गा कहता है। अब बात यही तक नहीं, वही अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ बोफोर्स लूट में राज्यों को बचाने के लिए 6 साल तक रहता है ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जो उस बोफोर्स लूट का जो किंग पिन था कोत्रोची, अर्जेंटीना में था, ये जानकारी थी, लेकिन उसको ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पकड़वाने नहीं दिया। और नशीली दवाओं के तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग में बोस्टन शहर जो अमेरिका, और ये तो कोई भी जो है गूगल में सर्च करके देख सकता है, ये तो है। तो माने नशीली दवाओं की तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग में अमेरिका में पकड़ा गया था ये राहुल गांधी, उसको ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके ये छुड़वाए थे। तो इस तरह का सवाल जब पूछा गया उस टिप्पणी में, जो बीजेपी का यूट्यूबर था, 5 बार पूछा गया और 5 बार इन सबों ने डिलीट कर दिया। इस चीज को अगले एपिसोड में वो विस्तार से बताया जाएगा। ये एपिसोड लंबा हो गया, लंबा हो ही जाता है, मेरे लाख कोशिश के बाद इतनी बातें करनी को होती है। इसलिए हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ये परम कर्तव्य होता है
और ख़ास करके इसमें जो 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 जो, जो चुनाव चल रहा है, इसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में हमारे मतदाता, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है, विशेष निवेदन और दरख्वास्त है कि ये सारी इस तरह की जो देश विरोधी ताकतें हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देने के लिए नोटा 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 का इस्तेमाल करें और इस संदेश को अधिक से अधिक जो है वो असम के, पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के और इसके और पुदुचेरी के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों में पहुँचाएं और नोटा का ही जो है इस्तेमाल हो, ताकि ये सारी शक्तियां जो है परास्त हों। अफसोस कि थोड़ा सा ये एपिसोड लंबा हो गया, उद्गार बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।